हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और क्षितिज भाग 2 से हम यह दंतोरित मुस्कान जो कि नागार्जुन जी द्वारा लिखित है, एक कविता जो अपने एक छोटे से बालक के छोटे नन्हे नन्हे दांत जब उसके निकलते हैं उस समय की जो मुस्कान है उस पर उन्होंने ये कविता लिखी है। तो इस कविता के भावार्थ को आपने कल की क्लास में पढ़ा और आगे इसमें आपकी नेक्स्ट कविता है फसल। नागार्जुन जी कहते हैं कि किसी फसल के उगने में किसी एक तत्व का जो है महत्व नहीं है, इसमें जो है अनेक तत्वों का महत्व है। ठीक है, तो नागार्जुन जी द्वारा लिखित ये दोनों कविताएं हैं, जिसमें पहला है दंतुरित मुस्कान और दूसरा है आपकी फसल। तो आइए इस कविता को रिवीजन करते हुए फिर नेक्स्ट हम आगे फसल को पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम जल्दी से आज रिवाइज करते हैं। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। आगे कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान अर्थात तुम्हारे नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे दांत हैं, जब वो दिखते हैं, जब तुम हंसते हो, छोटे छोटे निकलते दांत जो है, उस समय तुम्हारी मुस्कान को तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। वो जो है इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि किसी मृतक में भी वो प्राण डाल देगी, उसमें भी वो जान डाल देगी। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कवि ने लगाया है। अब मृतक में भी डाल देगी जान का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति बहुत निराश है, वो जो है थका हारा सा है, तो वो उस छोटे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख करके प्रसन्न उसका मन हो जाता है, यानी कि उसके मन में आशा और उम्मीद जो है, जो खुशी का जो एक भाव उसके मन में आता है, उसे कहा गया है कि मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारा जो ये शरीर है वो धूल से जो लथपथ है, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कहते हैं कमल को। तो लेखक कवि कहता है कि तुम्हारे ये धूल धूसर यानी धूल से लथपथ तुम्हारा जो ये पीला गात, तुम्हारा जो शरीर दिख रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि तालाब से कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो, इतना सुंदर वो तुम दिख रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। अब तुम्हारा स्पर्श पा करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, अर्थात तुम्हारे स्पर्श को पा करके, तुम्हें छूने से जो कठिन हृदय वाला व्यक्ति है वो भी पिघल करके जल बन गया होगा। अब आगे कहते हैं कवि, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसमें आगे कवि कहता है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कहते हैं तुम्हें छूने से जो शेफालिका जो बांस और बबूल है वो भी इतना कोमल हो गया है, जैसे बांस जैसे शेफालिका का फूल होता है। शेफालिका के फूल में रोए होते हैं, जैसे आप उसे हाथ लगाइए वो नीचे झड़ जाएगा। तो तुम्हारा स्पर्श पाने से जो कठिन मन वाला, कठिन हृदय वाला, कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो भी पिघल करके क्या हो जाता है, वो भी पानी हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाते ही, तुम्हें छूने से ही जो कठोर व्यक्ति है, कहने का आशय तो यही है। ऐसा तो नहीं होता है कि बांस और बबूल जो कठोर है वो शेफालिका की तरह जो है उससे फूल झड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर कवि ने लगाया है, क्योंकि जब हम अपनी कविताओं को आकर्षित बनाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है
है ना। तो इस कविता में भी यहाँ कुछ ऐसा ही कवि कर रहे हैं। वो कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सफालिका के फूल। तुम्हें छूने से जो बांस और बबूल था वो भी सफालिका के फूल के समान जो है झड़ रहे हैं, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट कविता, हम इसको ऐसे ही बताएंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे कवि कहता है अपने बेटे से कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम्हें मुझे नहीं पहचान, यानी उस बच्चे से, उस बालक से वो बात कर रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम मुझे लगातार, यानी कि अनिमेष का होता है एक टक लगा कर देखना, बिना पलक को झपकाए किसी को देखना। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे। आगे कवि कहता है थक गए हो, क्योंकि बालक कवि को एक टक नजर से देख रहा है और कवि उस बालक से बात कर रहे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि बच्चे जो अजनबी होते हैं, अनजान होते हैं, उनको एकटक लगा करके देखते हैं। और इधर कवि उस बच्चे से बात कर रहे हैं कि तुम मुझे ऐसे बिना पलक झपकाए देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए। फिर उससे पूछते हैं थक गए हो, क्या तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, क्या मैं अपनी आंखों को फेर लूं। आगे कहते हैं थक गए हो आंख लूं मैं फिर। कवि कहता है उस छोटे बालक से, तो कवि उस छोटे से बालक से कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखते देखते थक गए हो। उसे प्रश्न कर रहे हैं उस बालक से। आगे कहते हैं आंख लूं मैं फिर, क्या मैं ही अपनी नजरों को हटा लूं क्या तुमसे। आगे कहते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कहते हैं क्या हुआ यदि तुम्हारा और मेरा परिचय इससे पहली बार, इससे पहले नहीं हुआ, यानी कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं तो क्या हुआ। कहते हैं यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न होती तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता और ना ही तुम्हें जान पाता, ठीक है, और ना ही तुम मुझे देख पाते। तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को, ये छोटे छोटे जो तुम्हारे दांत आए हैं, इन दांतों से तुम्हारी भरी हुई जो मुस्कान है उसको भी मैं नहीं देख पाता। ठीक है, आगे धन्य तुम, धन्य माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते हो तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी माँ तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मुझे लगती बड़ी छविमान। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी माँ, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी माँ। धन्य का मतलब प्रशंसा के योग्य, तुम दोनों प्रशंसा के योग्य हो क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ रहते हो। क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बताया कवि घुमक्कड़ स्वभाव के थे, वो अपने घर से बाहर रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रशंसा के योग्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, चिर का मतलब होता है जो बहुत दिनों से जो है, तुम मैं क्या हूँ बहुत दिनों से परदेश में रहता हूँ। प्रवास यानी कि परदेश में रहना, इतर होता है अन्य, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ अन्य के समान हूँ, दूसरे के समान हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मेल तो मिलन तो अभी हो रहा है। कहते हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार। कहते हैं इस अतिथि मैं तो तुम्हारे लिए मेहमान के समान हूँ,
हे प्रिय, मुझसे तो तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान के समान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। क्योंकि तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपान कराती रही। मधुपर्क होता है पंचामृत, जिसमें घी, शहद, दूध, चीनी और दही मिलाया जाता है। 5 चीजों का मिश्रण पंचामृत, जिसको आप पूजा में भी प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं तुम्हारी माँ भी धन्य है और तुम भी धन्य हो, दोनों ही तुम प्रशंसा के योग्य हो। क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से बाहर विदेश से, परदेश से आया हूँ, वहां से आया हूँ। मेरे लिए तो तुम क्या हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई संपर्क इससे पहले नहीं रहा है। क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है, आप वीडियो कॉल वगैरह से देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तुम तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब जब कवि जो है इधर उधर जाते हैं तो वो बच्चा, वो बालक जो है उनको जो है तिरछी नजरों से देख रहा है। कनखी मार यानी तिरछी नजरों से देखना। तो वो जो है इधर उधर जो है किसको, कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। तो कहते हैं तब तुम्हारी दंतुरित, और जब तुम मुझे कनखी मार कर देखते हो, और तुम्हारी और मेरी आंखें चार होना, आंखें चार होना यानी एक दूसरे से आंखें मिलाना। तो बालक और कवि की आंखें मिलती हैं, कहते हैं और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं, एक दूसरे की नजरें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है वो मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए, तो इसके भावार्थ और शब्दार्थ आप पढ़ चुके हैं और ये हमने अभी तक रिवाइज किया है। अब जैसा कि यहाँ पर नागार्जुन जी ने दूसरी कविता लिखी है फसल, चलिए इस कविता की लाइनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर उसका भावार्थ भी जानेंगे। तो देखिए फसल कविता का भावार्थ। तो कहते हैं यहाँ पर कवि कि पहली जो कविता थी उसमें एक छोटे बालक, जो लगभग 7-8 महीने का है, या किसी के 6 महीने में आ जाते हैं, किसी के 7, 8, 9 ऐसे ही बच्चे के दांत निकलते हैं। तो दांत आपने देखे होंगे, छोटे छोटे दांत निकलते हैं। तो उस बालक की दंतुरित मुस्कान का वर्णन इस कविता के माध्यम से यहाँ कवि ने किया है। और दूसरी जो कविता फसल है, इसमें कवि कहता है कि किसी फसल के उगने में, जब आपको एक फसल दिखती है, ये फसल किसी एक तत्व की मदद से नहीं, इसमें बहुत सारी चीजों की जो है भागीदारी होती है। तो क्या कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कहते हैं एक एक की नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो यहाँ पर कवि ने, जैसा कि आप जानते हैं, कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि किसी फसल को उगने में 2 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पर्यावरण और मनुष्य दोनों की भागीदारी आवश्यक है किसी फसल में जो है। अब यदि किसी बंजर भूमि में आप बीज को या फिर किसी कहीं से जो है उड़ करके या किसी पक्षी के माध्यम से कभी कभी कोई वृक्ष तो बन जाता है, लेकिन फसल की हम बात कर रहे हैं। फसल के लिए आपको प्रॉपर उसमें जो है उर्वरक, जो भी उसके खनिज लवण है वो सारे डालने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं किसी फसल के उगने में। तो कहते हैं कि किसी फसल को उगाने में किसी एक की भागीदारी नहीं है, किसी दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसी एक नदी का नहीं, ये बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। क्योंकि पानी से इस फसल की सिंचाई होती है, इस फसल को जो है पानी मिलता है। फिर कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। ये उन किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो उस फसल की पैदावार करते हैं। कहते हैं किसी एक किसान की नहीं, किन्हीं दो किसानों की नहीं, ये लाखों और करोड़ों हाथों का स्पर्श है उन
हाथों का जो किसान मेहनत करता है उस खेती को करने में, उस फसल को उगाने में, उस किसान की महिमा का, उसकी गरिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। उन हाथों की मेहनत है जिसे एक किसान करता है अपनी फसल की पैदावार में। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ये किसी एक खेत का नहीं है, किसी दो खेत का नहीं है, बल्कि हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तब जाकर की फसल होती है और हमें अनाज मिलता है। जो भी चीजें हम खाते हैं तभी हमें वो चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर कवि ने फसल के लिए कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। चलिए इस कविता के भावार्थ को आप कैसे लिखेंगे। पहले तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 के यह दंतुरित मुस्कान और फसल से लिया गया है। तो इसमें फसल से लिया गया, तो इसमें फसल से ही कहेंगे आप, फसल से लिया गया है। उसके कवि हैं नागार्जुन जी। यहाँ कवि ने फसल की पैदावार में किन किन तत्वों का महत्व होता है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया है, और फिर आप अर्थ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। तो कवि ने स्पष्ट बताया है कि जो लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और किसान दोनों का ही बराबर जो है हिस्सेदारी होती है, दोनों का सहयोग बराबर होता है। इसलिए फसल को पैदा करने के में सिर्फ एक नदी बल्कि नहीं, बल्कि अनेक अनेक नदियां अपना पानी दे करके उसकी सिंचाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक दो मनुष्य का ही नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों मनुष्यों की मेहनत से मिलता है, और एक दो खेती का ही नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में फसल होती है। तो यहाँ पर किसी फसल की पैदावार में एक किसान और प्रकृति दोनों की हिस्सेदारी बराबर होती है, ये यहाँ कवि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक तत्व कि प्रकृति का बहुत अच्छी जो है बारिश हो रही है और फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं, उसमें प्रॉपर जो है उसमें उसकी गुड़ाई जो है सभी चीजें एक फसल के लिए चाहिए। एक किसान को जो है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो फसल उगती है, और फसल तब जाकर के होती है। तो चलिए इसका आप भावार्थ लिखेंगे और साथ में प्रसंग और संदर्भ भी आप लिखिए। चलिए आगे कवि कहता है फसल क्या है। फिर तो उन्होंने पहले बताया कि फसल जो है किसी एक तत्व का नहीं, जिसमें प्रकृति और किसान दोनों की हिस्सेदारी, दोनों की भागीदारी बराबर होती है। आगे प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं। फिर खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं कि ये फसल जो है और कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा इस कविता में आगे कि फसल क्या है। प्रश्न करते हैं फसल क्या है, और इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। कवि ने स्पष्ट रूप से बताया है कि फसल को उपजाने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है, किसी एक तत्व की नहीं, दोनों की आवश्यकता होती है। जितनी प्रकृति की, यानी प्रकृति से जो है मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी, फिर उसमें पानी, ये सभी चीजें प्रकृति से एक फसल को मिलती हैं, और उसमें मेहनत करता है किसान। इसलिए कवि कहता है फसल का खुद कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो नदियों द्वारा दिए गए उसका पानी का जादू है, वह तो लाखों करोड़ों हाथों या मनुष्यों के लिए के किए गए मेहनत का फल है, वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया जाता है, और सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है जिससे फसलों को रोशनी मिलती है। साथ ही हवा का
हवा का भी इसमें समान सहयोग है, क्योंकि बिना हवा की फसल संभव नहीं है। इस तरह इन सब के सहयोग और मेहनत से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। ठीक है, चलिएगा इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, ये था आपका फसल और यह दंतुरित मुस्कान की भावार्थ, इसका अर्थ। अब जैसा कि हमने आपको, अब हम करेंगे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका के पीछे हैं, जो कविता के बाद। अब यहाँ हम सिर्फ और आपको उत्तर बताएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि दंतुरित का अर्थ क्या है। तो देखिए, दंतुरित का अर्थ है बच्चे में पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है और बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा है। बांस और बबूल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उनके आसपास सफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, ठीक है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित जो संन्यास धारण कर चुके कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। उस प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तिका जो कविता है, कविता के पीछे है। बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं? बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की जो हंसी होती है उसमें निश्चलता होती है, उसमें कोई छल नहीं होता है, वो बड़ी शुद्धता उसमें होती है। लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। आप कई बार, आप भी किसी को देख करके आपको जो है खुशी तो नहीं होती, लेकिन आप कृत्रिम रूप से बनावटी हंसी आप हंसते हैं। लेकिन बच्चे मन से प्रसन्न होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, इसलिए उनकी जो हंसी होती है वो कृत्रिम नहीं होती है। जबकि बड़ों की हंसी, उनकी मुस्कुराहट कृत्रिम हो सकती है, बनावटी। आगे नेक्स्ट, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जबकि बड़ों की के मुस्कुराने की खास वजह होती है। ठीक है, दूसरा ये अंतर है कि जो बच्चे होते हैं वो मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो स्वाभाविक मुस्कान, वे तो बस अपनी स्वाभाविक, ये बच्चों की खासियत है। जबकि बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं और बड़ों की जो मुस्कुराने की खास वजह होती है। ऐसा नहीं है कभी भी आप हंस जाएंगे, है ना। और अगर आप कभी भी हंसते हैं तो फिर आपको पागल घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए बड़े और बच्चे हंसते हैं तो बोलते हैं अरे इसको किसी चीज की याद आ रही है ना, किस बात की याद आ रही है। तो बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है वो किसी खास मौके की का इंतजार नहीं करते हैं या किसी खास वजह की इंतजार, वो हंसते हैं, ठीक है, या मुस्कुराते हैं। बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती है। बड़ों, तीसरा प्रश्न लिखिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न लिखेंगे आप, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब उसके बाद ही हम उत्तर लिखेंगे। चलिए, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। फिर कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है।
कि जो तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजार। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो तालाब में खिलता है कमल, वो तालाब को छोड़ करके अब कवि की झोपड़ी में आकर के यहाँ खिल गया है। नेक्स्ट, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण यानी पत्थर भी पिघलकर जल बन गया है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और चौथा, कभी बच्चे की मुस्कान की तुलना सफालिका के फूल से करता है। झरने लग पड़े सफालिका के फूल, बस था कि बबूल। तो आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने आज की क्लास में नागार्जुन जी द्वारा लिखित तंतुरित मुस्कान को रिवाइज किया। साथ में हमने फसल कविता को आज पढ़ा। फिर हमने कुछ प्रश्न इसमें किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।